हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को। तो आज हम सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का जो है पेपर मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं। और अकाउंट्स के इस सॉल्यूशन में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं जैन 21 का जो आपका अटेम्प्ट था, मतलब जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ था उसके ऊपर जो है बातचीत करने वाले हैं। और ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद होती है। इन वीडियोस को यूज़ करने से पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपका कोर्स वगैरह अच्छे से अगर हो चुका है एक आध बारी तो ज़्यादा बेटर मज़ा आता है पढ़ने में, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में क्या होता है सब चीज़ें कवर होती हैं। तो थोड़ा सा अगर आपका कोर्स वगैरह एक बार हो रखा है, आपने कुछ पढ़ रखा है, तो आपको जो है ज़्यादा मज़ा आएगा। सो एज़ अ रिचुअल जो कि मैं हर बार करता ही हूँ, थोड़ा सा पहले आपको आपका पेपर पैटर्न बता देता हूँ। होता क्या है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो दोस्तों आता है 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स का आपका पेपर आता है, जिसमें से आपको मात्र 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। अब इस आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में आपका पेपर जो है डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स का होता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चंस जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन, एक इंटरनल चॉइस, तो रिमेनिंग आपके 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके जो क्वेश्चन होते हैं जो कि कैरी करते हैं 20 मार्क ईच। और तो होता क्या है कि 20 नंबर का पेपर आपका यहाँ हो जाता है और 80 मार्क्स का आपका पेपर जो है यहाँ हो जाता है। टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स का पेपर। ये आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है। ये आपका जो है पूरा पेपर पैटर्न रहता है और डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, एमसीक्यू टाइप पेपर अब नहीं होता अकाउंट्स में। ओके, चलो एक दो बातें और बतानी थी इससे ही रिलेटेड। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है आपका, वो उसमें जो मतलब 3 या 4 पार्ट होते हैं इस क्वेश्चन के। तो जनरली देखा गया है अभी तक के पैटर्न में, जो उसका पार्ट ए होता है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली क्वेश्चन 1 आपका जो है कॉन्सेप्ट चेक के लिए बनाया जाता है। आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट वगैरह कितने क्लियर है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसको जो है चेक किया जाता है। और एक ये पैटर्न देखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले ट्रू फॉल्स, उसका जो बी पार्ट होता है वो थ्योरी वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, और जो सी पार्ट होता है उसके अंदर आपको जो है एक बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, जिसमें इन जनरल आपको BRS जो है टॉपिक आपका ये लोग उठाते हैं। जनरली हमने ये नोटिस करा है। ठीक है, ओके, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं बातचीत को। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मुझे जो है चेंज करना पड़ेगा पेन, हाँ, या हम ग्रीन ले लेते हैं कलर। इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट अ सेल। एक्चुअली आपकी मॉड्यूल में से इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है। अगर आप पेज नंबर चेक करें, मैंने लिख भी रखा है इसलिए पेज नंबर 10.45 के ऊपर ही लाइन जो है लिखी हुई है, वहाँ से इस एमसीक्यू को पिक किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों फॉल्स। फर्स्ट वाले का आपका जो आंसर है वो है फॉल्स। और आपको सिर्फ फॉल्स लिखने के आपको नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे फॉल्स लिख के आ जाएंगे और आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो, और यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट विद रीजंस, कृपया रीजंस के साथ बताएं। आपको रीज़न भी साथ में जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो इस चीज़ का जो है आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि भैया बिना नंबर वो करे वो मत कर देना, कहीं आप जा करके लिख के आ जाओ ऐसी कि हाँ फॉल्स। ओके, सो आपको अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को ही थोड़ा सा रिफ्रेम करके लिख दो। जैसे इसमें भाई फॉल्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ, इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इज एक्चुअली अ सेल। इस तरह से आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। हाँ, तो इसका आंसर जो है ट्रू है। इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ट्रू।
और इसके आंसर में आप क्या कर सकते हो कि रेवेन्यू रिसीट की ना डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि रिसीट विच आर ऑब्टेन्ड in course of ordinary business activities are revenue receipt thus फिर इसके बाद आप यही पूरी लाइन चिपका दोगे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज़ अ रेवेन्यू रिसीट। इस तरह से आप जो है अपने पूरे आप 2 नंबर यहाँ पे जो है अपने पूरे 2 के 2 नंबर आप यहाँ पे अपने बुक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि द सेल बुक इज़ केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। तो अब इसका आंसर लिखोगे फॉल्स, और आप वहाँ पे आप बताओगे नहीं, जो सेल्स बुक है उसके अंदर सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है और कैश बुक के अंदर हम कैश सेल्स को जो है रिकॉर्ड करते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करंट बनाने के 2 तरीके होते हैं। तो इसका आंसर भी ये हम 4th वाला कर रहे हैं, तो 4th वाले का जब आंसर लिखोगे तो आप फॉल्स लिखोगे और लिखोगे देयर आर 3 वेज टू प्रिपेयर अकाउंट करंट। मैं यहाँ पे अकाउंट करंट का आपको फटाफट से एक छोटा सा चार्ट बना कर दे देता हूँ कि इसके 3 तरीके से जो है ये बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल्स, नेक्स्ट है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। मैं एक्चुअली कहीं और देखने लग गया था। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस आपकी जो कोर्स में आपके जो बुक की मैं अगर मैं बात करूं तो आपके बुक में स्पेसिफिकली वो इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो आपके जो मेन क्वेश्चन भी दे रखे हैं वो बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ही दे रखे हैं कि प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके या प्रोडक्ट का जो टोटल आता है उसके बेस पे हम अकाउंट करंट में इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये पूछता है आपसे कि जो कंसाइनी है, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जनरल एंट्री इन हिज बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर। तो कंसाइनर कोई जनरल एंट्री पास नहीं करता गुड्स रिसीव करते वक्त कंसाइनर से। आप इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, हाँ वो नहीं करता। क्यों नहीं करता, नंबर देख लेते हैं एक बारी। 5th नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो कंसाइनर होता है उसको इन चीज़ों से रिसीव ही नहीं होता, उसको मतलब ही नहीं होता कि वो कब गुड्स रिसीव कर रहा है, कब क्या कर रहा है। उसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है कि भैया वो सेल करेगा, उससे वो अपनी कमीशन बुक करेगा, दैट्स इट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर एंट्री पास करता है। ट्रू करेंगे, और आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंसाइनर ओनली कंसर्न विद द फॉलोइंग, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लिखना पड़ता है बिकॉज ये MCQ वाला पेपर तो है नहीं कि मैं फटाफट ऐसे ही बस टिक के आपको मरवा दूंगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है लैंग्वेज जो है बनानी पड़ती है। सो आप लिखेंगे ऑन मेकिंग सेल्स सबसे पहले। तो दूसरा आप लिखेंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हिज कमीशन, मतलब उसने अपनी कमीशन के ऊपर जो खर्चा किया है, कमीशन को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया है वो सब। एडवांस, जो भी उसने एडवांस पे करा है, एडवांस टू कंसाइनर, उसकी वो एंट्री डालेगा। मतलब एंट्री का डालेगा, उसको मतलब इन चीज़ों से होता है खाली, इसके अलावा किसी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, ठीक है। बैड डेट्स, अगर उसे कुछ बैड डेट वगैरह हुई है तो उसकी एंट्री वगैरह डालने के लिए वो करेगा, और उसकी कमीशन वगैरह जो हो रही है वो तो खैर करेगा ही। एंड फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, उनको राइट ऑफ करने के लिए, बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए
वो जो है अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा। तो आप जो है ये कारण जो है मेंशन करके आओगे अपने पेपर के अंदर, वहाँ पे आपका ये इतना मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेंशन होने चाहिए। उसके बाद अगला एक पॉइंट उन्होंने पूछते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम अ नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ इन इंडिया आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है? तो नहीं, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे और आप पूरी इस लाइन को रिपीट करके लिखेंगे, आर इशूड बाय द ICAI, और यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिख के आएंगे, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है अपने पूरे नंबर यहाँ पे जो है पा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, मैं आपको एक बात जो है मुझे लगता है मैं बतानी भूल गया, मैं आपको यहाँ जो है रिपीट कर देता हूँ। ये वीडियो किस फॉर्म में होगी, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि आपका जो है पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम वीडियो को भी ना मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के जितने वीडियो के पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो इस पेपर में जैसे मान लीजिए टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो हम 5 पार्ट में वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो में हम बस एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे ही एक सफिशिएंट लेंथ जो है बन जाएगी। 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियो, मैं नहीं चाहता बहुत लंबी वीडियोस अपलोड करना अभी इस चैनल पे। थोड़ा सा मतलब एक काइंड ऑफ ऑडियंस को आने आ जाए, तो थोड़े से जो लोग और इकट्ठे हो जाए, शुरू हो जाएँ, फिर हम जो है लंबी वीडियोस डालेंगे। और क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो हमेशा डाउनलोड करके रख लेते हैं, बाद में देखते हैं, तो विच इज़ नॉट अगेन a good thing for the channel. Yeah, definitely I have to think that way too. Okay, so jokes apart, फालतू की बातें अपार्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B हम जो है पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि वो आपसे क्या पूछ लेते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं डेफिनेशन। तो आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशन का पूरा चैप्टर दे रखा है, वहाँ से आप जो है अपनी डेफिनेशन कवर कर सकते हो। सबसे पहले पूछता है वो कैपिटल कमिटमेंट क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ना, वो सारा है मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स इसके अंदर जो है ज़रूर से शामिल होने बहुत ज़रूरी है, आपको रखना ही है उन कीवर्ड्स को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पूछता है वो कैपिटल कमिटमेंट। कैपिटल कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपने कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं जिसके लिए आप अपनी कैपिटल वगैरह लगाने वाले हो आने वाले टाइम पे, तो वो एक कैपिटल कमिटमेंट उसमें आ जाती है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका फ्यूचर में यानी फर्दर कोई आपको बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एक्सपेंसेस विच हैव नो फर्दर बेनिफिट इज मतलब ऐसे एक्सपेंस वगैरह। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट अब इन्होंने क्वेश्चन में तो पूछ लिया फ्लोटिंग कॉस्ट, बट मुझे क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है कि किस चीज़ की फ्लोटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स वाली फ्लोटिंग कॉस्ट है, ये फाइनेंस वाली फ्लोटिंग कॉस्ट है। तो अकाउंट्स का पेपर है तो मैंने फाइनेंस के हिसाब से ही सोचा, और उसके हिसाब से ये बनती है कि भाई जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जब भी अपना वो करती हैं, शेयर इशू करती हैं, तो उनके कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल फीस होती है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, अंडरराइटिंग कमीशन होती है, तो उनको जो है फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट बिकॉज आज वो टेक्निकली अनसाउंड हो गया है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण वो आउटडेटेड हो गया है, यूजलेस हो गया है। इसलिए जैसे कि आपने मान लीजिए किसी टाइम में 10,000 रुपये का कोई फीचर फ़ोन खरीदा था, वो कीपैड वाले जो फ़ोन आते हैं, आपने वो फ़ोन जो है खरीद रखे थे। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपसे 1 मिनट चाहूँगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने वो फ़ोन वगैरह जो है खरीद रखे थे, और आज के टाइम में उन फ़ोन की वैल्यू नहीं है। बेशक वो फ़ोन आज के टाइम में भी आपका एकदम नया जैसा होगा, ठीक है, नए जैसी कंडीशन में होगा, लेकिन उसकी आज के वक्त में कोई भी 1 पैसे की उसकी जो है वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई आज के टाइम में कोई उसको लेके राजी नहीं है। वो दैट्स आज के दिन वो टेक्निकली आउटडेटेड हो चुका है, कोई उसको पूछता नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका दोस्तों बैड डेट्स का। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल जो है पूछा गया है, और बड़ा ही ईजी सा सवाल भी पूछा गया है, मैं तो ये भी कहूँगा साथ साथ में। अब यहाँ से ना थोड़ा सा हमारा जो है शुरू होता है प्रेजेंटेशन वाला मैटर भी। अभी तक तो हम क्या थे, इतना ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर रहे थे। तो आपकी जो शीट मिलती है, जो आंसर शीट आपको मिलती है, उसमें आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले ये ज़रूर से लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1C इस तरह से। ठीक है,
और उसके बाद लिखोगे यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई बुक्स वगैरह मेंशन नहीं है, तो आप बस यहाँ पे लिख दोगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप ये लिखोगे और यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पेज पे भी एक लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। अब मैं जो है एक डिजिटल टैबलेट के ऊपर लिख रहा हूँ तो मेरी लाइन सीधी नहीं आ सकती, बट पेपर पे मेरी लाइन काफ़ी सीधी आती है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप लोग भी अपने एग्ज़ाम में मतलब स्केल की ज़रूरत अगर मतलब टाइम बचाने के लिए, सॉरी मुझे बोलना चाहिए था कि आपको स्केल जो यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हालांकि आपके पास अगर बतेरा टाइम है तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, बाकी इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपकी लाइनें एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट होनी चाहिए। प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे हो, चलता है इतना, ठीक है। अच्छा चलो, अब फटाफट से यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं ये सोच रहा था आपको चलो मैं क्वेश्चन के बीच में आपको बताऊंगा कि बैंक रिको के लेकर के प्रैक्टिकल थोड़ा सा मैं चीज़ों को आपको बताता जाऊंगा चीज़ें, कि जब आप अपना IPCC का ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद जब ऑडिट वगैरह पे जाएंगे तो ये बैंक रिकन्सिलेशन वगैरह कहाँ आएगी। एक चीज़ और, आप लोग जब जाएंगे ना तो आप कभी भी ना बैंक रिकन्सिलेशन कभी नहीं बोलने को आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब आप ये वर्ड चलता है यहाँ पे बैंक रिको के नाम से कि भैया बैंक रिको चाहिए मुझे, आपकी पिछले 10 दिनों की या 20 दिनों की जो भी है, मुझे एक बैंक रिको बना के दे दो, या टिल 31 मार्च 2020, 21, 22 एज अ केस में भी कि मुझे एक बैंक रिको चाहिए। तो इस टाइप से जो है ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चलो वापस हो जाते हैं अपनी सीन के ऊपर, और हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं जिसमें पहली चीज़ उसने कही है कि बैंक बैलेंस एज़ पर कैश बुक, जो कि है 198 का, 1,98,000 का बैंक बैलेंस है। तो जिसको हम लिख देते हैं सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक 1,98,000, ठीक है। चलो उसके बाद वो नेक्स्ट चीज़ बोलता है कि भैया बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 34,000 रुपये के बैंक चार्जेस थे, मतलब पता ही नहीं क्या खरीद रखा था इन लोगों ने कि बैंक चार्जेस थे जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, बैंक ने डेबिट मार लिए। तो अब आप क्या करोगे, आप बैंक कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे ना, आप सिंपल माइनस करोगे और बैंक चार्जेस करके यहाँ पे आप उसकी एंट्री डाल लोगे, माइनस 34,000 रुपये की, 34,000 की, ठीक है। चलो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर वाया RTGS और 31 दिसंबर 2020 नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। मतलब डेटर ने पैसा भेजा तो मेरी कैश बुक का पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, उन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा मेरा अकाउंट। अब मैं भी जो है अपनी कैश बुक में एंट्री कर लूँगा, तो मैं बस इसको जोड़ दूँगा, ठीक है। आप हम यहाँ लिख देंगे पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर, और इसके आगे हम 1,00,000 रुपये जो है जोड़ देंगे, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया बट उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया, मतलब आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस घटा लिया होगा, ठीक है, 45,000 रुपये से। अब और पासबुक का बैलेंस घटा ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, अब वापस कैश बुक को बढ़ा दोगे, आप वापस कैश बुक को बढ़ा दोगे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक था, 45,000 का, हम 45,000 अपनी उसमें से कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट कराया बट वो क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट कराने से क्या होगा कि मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर लूँगा, फलाने ने मुझे पैसे दिए, ठीक है, मैं एंट्री कर लूँगा, मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लूँगा, और मेरी पासबुक में एंट्री हुई नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वापस मैं भी कम कर लूँगा, नहीं सॉरी, हाँ मैं भी कम कर लूँगा, ठीक ही बोल रहा हूँ ना मैं,
लेकिन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसमें तो मैं वापस ऐड करूँगा ना, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, ये ऐड होगा, ये लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हम इरेजर में जाते हैं और इसको माइनस वो कर देते हैं, ये ऐड होगा। ठीक है, मैं तभी कहूँ कि मैं इस वाले पे आके क्यों सोच में पड़ गया। ठीक है, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, इसके ऊपर हम डाल देंगे 25,000 माइनस में। उसके बाद चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट बट डिसऑनर। ठीक है, चेक माइनस कर देंगे, चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर्ड 5,000 रुपये माइनस। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31 दिसंबर 4,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस में पेमेंट फॉर स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो कितना है 4,000 रुपये। टोटल आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 283। ठीक है, ये आपका टोटल फाइनल बैलेंस आ जाएगा। नाउ पॉइंट ये है, मुझे आपको 2-4 बातें बतानी थी इसको लेकर के, कि जब भी आप BRS का क्वेश्चन सॉल्व करें ना और आपके पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको कभी भी आपको एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच में सोचना है। और जो आपको प्रैक्टिकल केस सिनेरियो मिलेगा ना, अगर आप ऑडिट वगैरह पे जाओगे, जो आपको प्रैक्टिकल केस देखने को मिलेगा वो यही होगा, आप पासबुक के अंदर कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। देखा जाए तो पासबुक में प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, बिकॉज कोई एंट्री अगर पासबुक में नहीं हुई, ठीक है, और आपने कैश बुक में कर ली, या कोई ऐसी एंट्री है जो पासबुक में हो गई और आपने कैश बुक में नहीं की, इन दोनों ही केस में आप कैश बुक ही एडजस्ट करोगे। आप ये तो नहीं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही वाला 45,000 वाला एग्जांपल लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो भैया आपने चेक इशू कर दिया, आपने उसको कम कर लिया, आपने अपना बैलेंस घटा लिया। ठीक है, आपने अपना बैलेंस घटा लिया 45,000 रुपये से। अब वो बंदा अगला पेमेंट मतलब चेक लेके पहुंचा ही नहीं, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ भाई हाँ पहले भाई तू चेक डलवा, उसके बाद मैं बात करूँगा। और दूसरी चीज़, बैंक रिको जो बनाई जाती है ना, वो हमेशा बैक डेट में बनाई जाती है। मतलब कि जैसे ये जो बैंक रिको, प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ये जो बैंक रिको है, मान लीजिए दिसंबर 2020 की बैंक रिको है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 31 दिसंबर की बैंक रिको है, तो ये बैंक रिको समवेयर एल्स 5 या 6 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, मतलब पीरियड ख़त्म होने के बाद बनाई जाती है बैंक रिकोज हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम प्रायर एडजस्टमेंट तो कभी बैंक के साथ कर ही नहीं सकते। जैसे कि इस केस में अगर आप ये देखो कि यहाँ लिखा हुआ है कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 34,000 रुपये, तो इस केस में बैंक से ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई नहीं ये वापस ले, हम नहीं मान रहे, रोमंची खा रहे हो तुम, क्या बोलते हैं उसको बच्चों की भाषा में, जो भी बोलते हैं, नहीं हम नहीं मान रहे इसको, हमें नहीं पता, तो आप ऐसे बैंक को नहीं बोल सकते। ठीक है, आप नॉर्मल प्रैक्टिकल केस में हमेशा आप अपनी कैश बुक में ही एडजस्टमेंट करोगे। एंड दूसरी बात, जब आप ऑडिट वगैरह पे जाओगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि आपको इन जनरली एज आर्टिकल असिस्टेंट आपको BRS नहीं बनाना पड़ता, ये आपका काम नहीं है, ये आपके क्लाइंट पे बैठे हुए अकाउंटेंट का काम है, जो वहाँ पे बुक कीपिंग वगैरह देख रहा है वो आपको BRS बना के देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भाई डिनाई कर दे, कह दे मुझे नहीं आती बनानी, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ये BRS आपके वर्क पेपर में जाएगा। अब देखो ये बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, इन सब बातों पर बाद में डिस्कस करेंगे, वर्क पेपर वगैरह क्या होते हैं, ये सब अभी आप लोगों के लिए अभी लेवल पे नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको, और जो भी सोचते हो, जो भी आपको लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट वगैरह का। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।